कर्पूरी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में आए हुए आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों, आज की प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के माननीय विधान पार्षद आदरणीय बड़े भाई पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी और मैं प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम। साथियों, आज जो प्रेस वार्ता आयोजित है, इसके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये देश भारत जो संविधान से चलता है और हमारी पार्टी भारत के संविधान में पूरी आस्था रखता है और जो भी काम करता है संविधान सम्मत कार्य करता है। ये भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका सपना था कि इस देश के तमाम वंचित समूह, गरीब, देश की अनुसूचित जातियां, जनजातियां जो प्रताड़ित थी, विकास से कोसों दूर थी, उसके विकास के लिए, उसके तरक्की के लिए, उसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भारत के संविधान में नियम बनाकर उनके तरक्की के बंद दरवाजों को खोलने का काम किया। बाबा साहब चाहते थे कि देश में जो यहाँ की वंचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां, जनजातियां हैं, वैसे लोगों के बीच में एक शराब जो सबसे बड़ी समाज की कुरीतियां हैं, जिसके वजह से वो लोग ज्यादा पीछे हो रहे हैं। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि समाज जो अशिक्षित है, ये शिक्षा जो है सबसे बड़ा कारण है पिछड़ेपन का। तो बाबा साहब ने यह भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब के सपनों को, बाबा साहब जो सोचते थे, आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बाबा साहब के सोच पर आधारित कार्य योजना बनाकर लागू करने का काम किया, जिसका प्रतिफल अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, जो वंचित समूह, पिछड़े समूह थे, उनके लिए जो विकास के बंद दरवाजे थे उसको खोलने का काम किया और विकास योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आज शिक्षा की वजह से जो सरकार की योजनाएं चली, शिक्षा के क्षेत्र में कई अनेक योजनाएं सरकार ने लागू की, जिसके वजह से आज इस समाज के लोग तरक्की के रास्ते पर हैं। और जो एक बड़ा कुरीति शराब, जो शराब का सेवन करके रात में बेहोश होकर सो जाते थे, अपने बाल बच्चों की चिंता नहीं, परिवार की चिंता नहीं, वैसे लोगों के लिए शराबबंदी कानून ला करके वैसे लोग जो शराब की लत को त्याग दिया, छोड़ दिया, आज उनके घरों में खुशहाली आने लगी। लोग आज लोगों का मुस्कुराता चेहरा, हर परिवार में शांति, सद्भाव और खुशहाली है। सुबह में मुस्कुराता चेहरा दिखाई पड़ता है, शाम में कोलाहल घर में नहीं होता है, शांति का माहौल हर घर में कायम हो गया है। चौक चौराहों पर भी जो नाजायज मजमे लगते थे शराब के कारण, वैसे मजमा भी बंद हो गए और लोग आज बिहार में अमन, चैन और शांति की जिंदगी जी रहे हैं। और हमें लगता है कि इसी चीज को जो विपक्ष के नेता हैं,
तेजस्वी जी वो नहीं पचा पा रहे हैं। उनकी मंशा है कि लोगों को जो शराब की लत छूट गई है उसे शराब पिलाकर बेहोश करे, बिहारियों को शराबी बना दे, ताकि ये खुलकर लोगों को इस्तेमाल करे और उस पर राज कर सके। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी ने वो योजना लाई और उसको घर तक पहुंचाया जो कई मामलों में भारत के दूसरे राज्यों से बहुत आगे निकल चुका है। और यही कारण है कि दूसरे राज्यों के लोग बिहार में आकर के सरकार की योजनाओं का आकलन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बिहार किस तरकीब से इतना आगे निकल रहा है, और नीतीश कुमार जी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो साथियों, इस तरह की बातें हैं। बहुत सारी बातों को हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज बाबू खुलासा करेंगे आज के इस प्रेस वार्ता में। और मैं अब इसके बाद पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अंजू मारा जी हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी। हम आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता माननीय विधान पार्षद बड़े भाई आदरणीय नीरज कुमार जी और आज प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधुगण। भाई हेमराज जी ने जो विषय रखा तो ये तो क्लियर हो गया कि शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से विपक्ष विगत दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे, विशेष तौर पे हम देख रहे हैं एक्स पोस्ट पे वो चीजों को पोस्ट कर रहा है, लेकिन विपक्ष अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर रहा है। वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन इस विषय को लेकर के जो शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से लागू है, इस पे वो स्टैंड नहीं क्लियर कर रहा है कि क्या शराबबंदी रहना चाहिए या शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के पास इतना साहस और हिम्मत नहीं है कि ये घोषणा कर सके कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिहार से शराबबंदी को खत्म कर दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी लकीर खींच दी है शराब को पूर्ण तौर पे बंद करके बिहार में कि किसी भी की भी इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि उस लकीर को छू दे। उसके आसपास इर्द गिर्द खड़ा होकर के ही जो बयान देना है, जो पोस्ट करना है वो कर रहे हैं। देखिए, शराबबंदी बिहार में लागू हुए करीब 6-7 साल हो गए हैं और जब शराबबंदी लागू हुई तो हम सभी जानते हैं बिहार के तमाम लोगों ने इसका पूरी तरह से अपार जन समर्थन मिला, समाज में इसको एक्सेप्ट किया गया और न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में इसकी सराहना हुई थी। और गांधी के सपनों का भारत, हम सभी जानते हैं कि गांधी जी से जब वो जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन को लेकर के और पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा था कि आपके सपनों का भारत कैसा होगा, तो हमारे राष्ट्रपिता बापू ने कहा था कि मेरे सपनों का भारत वो होगा जहां पे नशा नहीं होगी, नशा मुक्त समाज होगा, वो हमारा सपनों का भारत होगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करके गांधी के सपनों का भारत बनाया। दूसरी बात, जब हम धर्म से किसी भी समाज का या किसी भी व्यक्ति का जीवन जो होता है गवर्न होता है, वो कानून से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, और धर्म का भी एक अहम रोल हमारे जीवन में, हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे आचार व्यवहार में होता है। तो हम देखते हैं कि शराब को लेकर के हमारे विभिन्न धर्मों में भी इसकी बहुत कड़ी भर्त्सना की गई है। जहां इस्लाम ने इसे हराम कहा है, हराम मतलब कि जिसे सख्ती से मना किया गया है, वहीं पे वेद को जब हम उठा करके देखते हैं तो वेदों में भी इसकी कड़ी भर्त्सना की गई है। और चक्रवर्ती सम्राट हमारे अशोक और साथ ही साथ लॉर्ड बुद्धा ने भी कहा कि शराब जो है, नशा जो है, वो समाज के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। तब ये समझ में आता है कि आखिर विपक्ष इस पे ऐसा एक निगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास क्यों कर रहा है। जब आप देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, जिसका खुलासा हमारे माननीय मुख्य प्रवक्ता नीरज भैया आप लोगों के समक्ष करेंगे, तब यह स्पष्ट होता है कि बिहार की महिलाएं जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अपार जन समर्थन, क्योंकि इनका जो विरोध है ना सीधे महिलाओं के अपार जन समर्थन से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें आप लोगों ने
भी इस चीज को, न्यूज को ब्रेक किया था कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपार जन समर्थन महिलाओं का मिला हुआ है। तो ये इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी मंशा है कि शराबबंदी को लेकर के एक निगेटिव एक सेट कर दिया जाए सोसाइटी में। लेकिन भाई हेमराज जी ने कहा ना कि शराबबंदी के कारण किस तरह से हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिप्राइव सेक्शन के लोगों का भला हो रहा है, वो पढ़ लिख रहे हैं। तो मैं भी इस बात को कहती हूं, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इस रिपोर्ट की तस्दीक करता है, गवाही देता है कि जो महिलाएं हमारी थी और है, जिसको हम कहते हैं कि आधी आबादी और पूर्ण शक्ति है वो हमारे समाज की, उनके साथ एट्रोसिटीज होता था, शारीरिक हिंसा होती थी, मानसिक हिंसा होती थी, गाली गलौज उनके साथ होता था, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले बहुत ज्यादा होते थे। जब हमारी बेटियां पढ़ने स्कूल कॉलेज में जाती थी तो उनके साथ शराब के नशे में या नशे की हालत में लड़के जो है पुरुष इव टीजिंग का वो शिकार हुआ करती थी। ये सारे मामले जब से शराबबंदी बिहार में लागू हुआ है, ये सारे मामलों पे बहुत तेजी से नियंत्रण हुआ। मैं स्वयं महिला आयोग की उस टाइम में चेयरपर्सन थी, मुझे आज भी याद है कि जब मामले आयोग में होते थे तो 90 और 95% मामले ऐसे होते थे जो महिलाएं ये शिकायत करती थी अपने पिटीशन में कि मेरे पति, मेरा भाई या मेरा पिता नशे की हालत में हमें मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है। यानी एक महिला डिग्निफाइड वे में जिंदगी जीने का जो उसे अधिकार इस देश के संविधान ने दिया था, वो अधिकार से वंचित थी। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके न सिर्फ बेटे और बेटियों को वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित और अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को पढ़ने का मौका दिया, बल्कि महिलाओं को भी गरिमापूर्ण ढंग से जिंदगी जीने का अधिकार दिया, जिसकी तस्दीक देश का संविधान करता है। इन्हीं सब बातों पे और विस्तृत तौर पे हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज भैया आप लोगों के सामने सारी बातों की चर्चा करेंगे। मैं भैया को देती हूं मोहम्मद। हमारी पार्टी के प्रवक्ता अंजुम आरा जी, हमारी पार्टी के प्रवक्ता माननीय हिमराज राम जी और संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, छायाकार मित्रों, सर्वप्रथम हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल केंद्र बिंदु है शराबबंदी। शराबबंदी पर बड़ा चीख पो मचा हुआ है, तो हम इसकी शुरुआत करना चाहते हैं और बिहार के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के पेट में दर्द कहां है। बिहार और बिहार के शराबबंदी को बदनाम करने के लिए आरजेडी शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया। जरा दिखाइए, देखिए, शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा? क्या डील था तेजस्वी यादव? 1 साल के भीतर डेट वाइज मैंने दिया है। क्या डील था आपका? स्पष्ट करिए। 46 करोड़ 64 लाख रुपया और कंपनी है कैस्टले लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड, पेट लिमिटेड, हेराल्ड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल बॉटलिंग प्लांट, नॉर्दर्न स्पिरिट लिमिटेड, मोनालिसा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये और कंपनियां हैं। और ये सारे पैसे लोकसभा चुनाव के पूर्व 1 साल के अंदर लिया गया। तेजस्वी यादव डील क्या था? जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी है तो शराब कंपनियां पूंजी निवेश क्यों कर रही थी? आपने कौन सा आश्वासन दिया था? तेजस्वी यादव जी को सामने आकर के बताना चाहिए कि बिहार में आपको शराबबंदी लागू रहने के बाद भी शराब कंपनियां आपको पैसे क्यों दे रही थी? और आप आरोप लगाते हैं कि जहरीली शराब से मौत हुआ। नीतीश जी गुनाहगार हैं।
सर्वदलीय फैसला था, तो हम आईना तेजस्वी यादव आपको दिखाना चाहते हैं। संपत्ति के वारिस आप, राजनीति के विरासत का दावा आपका। तो हम जरा बता देना चाहते, चूंकि आप लोग अपमानजनक भाषा भी बोलते हैं, भाषा विकृत हो गया है, गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं, तो हम तेजस्वी यादव जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं। एनसीआरबी का वेबसाइट भी लिख लीजिए, हो सकता है हमारी बातों पर आपको भरोसा नहीं हो। https://www.ncrb.gov सब स्मॉल में .in पर क्लिक करिए। और 7 वर्ष का मैं तुलना किया हूं, जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी बिहार के, जब बिहार में शराबबंदी नहीं लागू था और जब बिहार में शराबबंदी लागू हुआ, तो हमारा रैंकिंग देश के अंदर में क्या था जहरीली शराब से मरने वालों में। 1999 से 2000 और जनसंख्या समझ लीजिए, या जनसंख्या को भी आप आधार बनाइएगा। 1999 में जनसंख्या क्या थी और 2024 में क्या था। ये हम नहीं बोल रहे, एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है। और 2004-05 में तो स्वर्णिम काल आपका था। उस समय तो आप दिल्ली में भी मौजूद थे, बिहार में भी मौजूद थे, केंद्र में आपकी सरकार थी। तो राबड़ी देवी जी के शासनकाल में बिहार का रैंकिंग था जहरीली शराब से मरने वालों में 6ठा। नीतीश जी ने जब शराबबंदी नहीं लागू किया था तब हमारा था 8वां स्थान, और जब हमने शराबबंदी लागू कर दिया तो एनसीआरबी के आंकड़े 2022 के बताते हैं कि बिहार 13वें स्थान पर पहुंच गया। अब चलिए आंकड़ों पर चलें कि शराबबंदी के बाद मौत क्या हुई और उसके पहले राबड़ी देवी जी का शासनकाल, सामाजिक न्याय का शासनकाल, नौकरी के बदले जमीन लो का शासनकाल, जेल से रह के सरकार चलाने का नारा, 456 लोगों की मौत हुई थी। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, तो राबड़ी देवी जी के शासनकाल में 456 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुआ था। इसका जिम्मेवारी कौन लीजिएगा? लालू जी लेंगे, राबड़ी देवी लेंगी, या उनका बेटा तेजस्वी यादव लेंगे? 456 लोगों का मौत हुआ। आज घटना होती है तो कहते हैं आप मर्डर कर रहे हैं। यह तो मैस्केर था, नरसंहार था। 456 लोग जहरीली शराब से मारे गए जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी नहीं था। तो किसको ज्ञान दे रहे तेजस्वी यादव? और नीतीश जी का 7 साल जिसमें शराबबंदी नहीं प्रभावी था, 367 लोगों की मौत हुई। और जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी हो गया तो 157, 157, और राबड़ी जी का 7 साल 456। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अधकचरा ज्ञान किसको दे रहे हैं? ये आजकल अधकचरा ज्ञान में बहुत माहिर हो गए हैं। तो झारखंड में तो सरकार में शामिल हैं, देखे ना, पटना के जेल में बंद बालू बोलता है, बालू बोलता है। पटना के जेल में रहने वाला व्यक्ति को कोडरमा से उम्मीदवार बना रहे हैं। ये तो 2 ही गो आदमी नेता है बिहार में, एगो लालू तेजस्वी यादव जी, एगो प्रशांत किशोर जी, अंतर्राज्यीय उम्मीदवार दे रहे हैं लाके।
तो वहां मौत हुई 542। झारखंड की सरकार में आप शामिल हैं, तो क्या 542 लोगों के मौत के गुनाहगार में राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है? और विभिन्न राज्यों के आंकड़े हैं, आप मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, मैं उन आंकड़ों में विस्तार से नहीं जाना चाहता, मैं आपको भेज दूंगा। एक आरोप हम पर हमेशा लगाते हैं कि नीतीश जी तो गांव गांव में शराब का दुकान खुलवा दिए। जरा इसका भी सच्चाई जानने की जरूरत है। तेजस्वी यादव जी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का वेबसाइट बता दे आपको, चूंकि आप अधकचरा ज्ञान देते हैं। अभी ट्वीट किया था एनएफएचएस की रिपोर्ट पर आपने, तो अधकचरा ज्ञान गए, स्कूल गए तो अधूरा, क्रिकेट का मैदान क्रिकेट खेलने गए तो अधूरा, तो ज्ञानों अधूरे दे दीजिएगा। एनएफएचएस की रिपोर्ट जो है https://www.nhsifs.in, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 1990 से 2004-5 में 3000 दुकानें थी और 2014-15 में 6000 दुकानें थी। झोल देखिए कहां है। शराब की बिक्री से आए तेजस्वी यादव जी के मां पिता के शासनकाल में 3000 से 295 करोड़, और 6000 दुकान हम खोले तो 4000 करोड़। ये कौन पैसे का हेराफेरी कर रहा था? 3000 दुकान में 295 करोड़ की आमदनी आ रही थी। क्या सरकार और माफिया के बीच, तत्कालीन सरकार और माफिया के बीच कोई गठबंधन था? यह सरकार को बताना चाहिए किसने बचाया जान और किसने ली प्राण। ये आंकड़े भी हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। किसने बचाया जान और किसने ली प्राण? नीतीश कुमार जी के 7 साल में 157 लोग और राबड़ी देवी के शासनकाल में 456 लोग। ये आंकड़े हैं और इन आंकड़ों पर दोगुना का वृद्धि नहीं, दुकान में दुगुना का वृद्धि हुआ और आमदनी में 14 गुना की वृद्धि हुई। नीतीश कुमार जी ने उसकी चिंता नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, ये 4000 करोड़ नहीं चाहिए, और नीतीश कुमार जी के अभियान का असर है। आप देखिए 2097-98 में 22.04% लोग शराब पीते थे और आपने शराबी बना दिया था बिहार को। 34.09% राबड़ी देवी के शासन काल में बिहार के लोग शराब पीते थे। किस पर आरोप लगा रहे तेजस्वी यादव? और 2014-15 में ये नीतीश कुमार जी का देखिए संस्कार, मद्य निषेध दिवस मनाते थे, लोग तरह तरह की टिप्पणी करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की वाणी का इतना असर था कि 2004-5 में जब राज्य के अंदर में 3000 शराब की दुकानें थी और जब 6000 हो गया, तब 28.09% ही लोग शराब पीते थे। इसका मतलब साफ है ना कि नीतीश कुमार जी का कहा हुआ कथन लोगों पर उसका सकारात्मक असर था। शराब पीने वालों की संख्या घटी, दुकानें तो बढ़ी, आमदनी बढ़ा, लेकिन शराब पीने वाले की संख्या घटी। ये दस्तावेज बोलता है। और कहते हैं कि शराबबंदी के बारे में, तो हम तो जानना चाहते हैं आपसे तेजस्वी यादव जी, आज नागालैंड में भी शराबबंदी लागू है,
वहां 1% महिला और 24% पुरुष शराब पीते हैं। आप चलिए मिजोरम में 1% महिला, 23.5% पुरुष आज भी शराब पीते हैं। गुजरात में 70 साल से है, लेकिन वहां लगभग 6% पुरुष शराब पीते हैं। और चाणक्य विधि महाविद्यालय के द्वारा या विभिन्न संस्थाओं के द्वारा हमने सर्वे करवाया तो 92% पुरुष और 99% महिलाओं ने शराबबंदी के पक्ष में अपनी राय व्यक्त किया। तो हम तो समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी शराबबंदी पर ई फॉर बट आप इसलिए बोलते हैं कि बिहार की बेटियों की चित्कार सुनना चाहते हैं, बिहार के महिलाओं के घर में चित्कार सुनना चाहते हैं, घरेलू हिंसा का शिकार बन जाए बेटियां, महिलाएं, माताएं, बहनें, ये आपको चैन और सुकून देता है। लेकिन हमारे लिए चैन और सुकून यह है कि हमने राजस्व की चिंता नहीं की और आपके मां पिता के शासन काल में जो लोग मारे गए जहरीली शराब से, उसका गुनाहगार कौन है? झारखंड में लोग मरे, उसका गुनाहगार कौन है? ये तो तेजस्वी यादव जी आपको ये ज्ञान बांचना चाहिए ना, क्योंकि ये ज्ञान बांचना आपके लिए जरूरी है। इसलिए आज हम यही बता रहे हैं कि देखिए इनका, माने एक तरफ राम राम कर रहे हैं और दूसरी तरफ शराब कंपनियों से माल ले रहे हैं। 46 करोड़ 64 लाख लेके लोकसभा चुनाव लड़े, शराबबंदी लागू है, शराब कंपनियों से अगर डील हुआ था और अगर हमने गठबंधन तोड़ा तो ऐसे गुनाह करने वाले जो महिलाओं के साथ गुनाह करे, जो शराब कंपनियों से डील करे, कौन था वो डीलर, कौन था वो मध्यस्थ? तेजस्वी यादव इसका खुलासा करिए आप। क्यों आपको चंदा दिया एक इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में? हम लोग भी राजनीतिक दल हैं, हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, लेकिन जिस राज्य के अंदर शराबबंदी प्रभावी हो, नीतीश कुमार जी जैसा मजबूत मुख्यमंत्री हो, इच्छा शक्ति का मुख्यमंत्री हो, आपने ये दुस्साहस कैसे किया? क्या आप में नैतिक मूल्यों की एकदम बिल्कुल नैतिक मूल्यों का क्षरण हो गया है? क्या आपके लिए शराबबंदी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? क्या बेटियों की आवाज और चित्कार और चीख आपके राजनीति का श्रृंगार बने, यह आपकी आकांक्षा है? इसलिए तेजस्वी यादव जी को सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए, अगल बगल से नहीं, कि क्या शराब कंपनियों से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिया? अगर पैसा लिया तो यह गुनाह है, अगर यह गुनाह है तो इस गुनाह का जिम्मेवार कौन है? दूसरा सवाल मेरा है कि राबड़ी देवी के शासनकाल में जो 456 लोग जहरीली शराब से मारे गए, उसके मौत का गुनाहगार कौन? लालू जी, राबड़ी देवी या राजनीति के बारिश तेजस्वी यादव? तीसरा सवाल मेरा है कि बिहार में शराबबंदी प्रभावी है, सर्वदलीय संकल्प है, ह्यूमन चेन में हम लोगों ने भाग लिया है। जो लोग शराबबंदी को असफल बताते हैं, अब परोक्ष रूप से वो शराबबंदी खत्म किए जाने के पक्षधर हैं। अगर कलेजा में दम है तो हिम्मत करके बोलिए शराबबंदी खत्म करने के लिए। बिहार के आम आवाम आपका राजनीतिक पर इलाज कर देगी, लेकिन शराब कंपनियों से पैसा भी लीजिएगा और दुखद मौत हो जाएगी, उस पर राजनीति भी करिएगा। चूर-चूर और मुरमुर दोनों नहीं चलने वाला है तेजस्वी यादव जी। इसलिए अब तो आपका उम्मीदवार का सुनते हैं, जैसा वो बेउर जेल से वो ले गए थे बटैया उम्मीदवार कोडरमा, तो नॉमिनेशन में का तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा कोई उम्मीदवार बनाएगा ये लोग,
तो एक बार तो नॉमिनेशन में गए, तो आप तो कम से कम आकर के इसे बतवा का जवाब दीजिए ना। सैलरी घोटाला 1, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का आरोप लगा 2, अभी तो शुरुआत की है आरोप लगाने का। जितना राजनीति में महापाप हो रहा है, ऐसे तमाम चीजों का उद्भेदन करेंगे। चूंकि साध्य और साधन दोनों जरूरी है। शराब कंपनियों से पैसा लेने वाला कभी शराबबंदी का पक्षधर नहीं हो सकता है। जी, नहीं, प्रशासन एक तो पहला ये सामाजिक जागरूकता के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने अगर हर घर बिजली पहुंचाया तो हर पोल पर 18853 लिखा। मैं आ रहा हूं, अब आ रहा हूं अगले बात पर। इसका 2 पहलू है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और पुलिस प्रशासन, दोनों में से किसी को खबर किया जाएगा तो उसका दायित्व तो है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। जो पुलिस बल के लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हुई है। 1-2 नहीं कार्रवाई, सैकड़ों कार्रवाई हुई है। नौकरी से बर्खास्त हुए हैं लोग। और प्रशासन की यह जिम्मेवारी भी बनती है, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमारे दल के कार्यकर्ता की भी जिम्मेवारी बनती है। तो जो लोग शराबबंदी को विफल बताते हैं, क्या उन्होंने कभी यह अभियान चलाया कि हमने ह्यूमन चेन में भाग लिया था, हम इसके समर्थक हैं? तो हम अपने दल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें कि वो ऐसी कोई सूचना हो तो इसको सम्यक सूचना, जो संबद्ध नंबर लिखा हुआ है गांव गांव में नंबर लिखा, उस नंबर का टोल फ्री नंबर का कभी इस्तेमाल किया? या उत्पाद मद्य निषेध विभाग को आपने खबर किया, उसने कोई सूचना ग्रहण नहीं किया, इसको उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित रूप से हम कटघरे में होंगे। और ऐसे लोग अगर करेंगे तो उन पर कार्रवाई हम करेंगे। बहुतेरे पुलिस पदाधिकारियों पर उसका आंकड़ा हमको मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, अभी तुरंत मंगवा के हम भेज देंगे कितने लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की है। हाँ बिल्कुल, डेटा मिल जाएगा। आपके गठबंधन के नेता है गिरिराज सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले एक बयान दिया है कि अगर कोई मुसलमान 1 थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो, अपने घरों में तलवार, भाला, त्रिशूल रखना चाहिए। अरे हर थाना में बजरंग बली का गदा है, तो त्रिशूलवा से भारी ना गदा होता है जी, हर थाना में है। और इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। इस देश के अंदर में स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इसको स्मारित कर दीजिए, कहिएगा तो पृष्ठ संख्या भी बता देंगे। धर्मांतरण तलवार के धार पर नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक कारणों से हुआ है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है। रतन टाटा से बड़ा योगदान किसका था? रतन टाटा क्या थे? तो रतन टाटा क्या काम करने के लिए लोग हिंदू नहीं जाते थे? सनातनी इस्लाम धर्म मानने वाले नहीं जाते थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज खुला हुआ है किशनगंज में, तो वहां सनातन धर्म वाले नहीं पढ़ रहे हैं, इस्लाम धर्म मानने वाले नहीं पढ़ रहे हैं। और हम तो केवल एक ही बात कहते हैं कि भाई अररिया में हिंदू रहेगा, कश्मीर के कुलगांव में मुसलमान रहेगा, लुधियाना में रहेगा सिख, तो हिंदुस्तानी कहां रहेगा भाई? हिंदुस्तानियों का रहने का कोई जगह बता दीजिए।